हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है, यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैलकुलस मेथड फॉर डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आज हम लोग पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि एनर्जी का कोई और यूनिट भी हो सकता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट है अनदर यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं वी नो कि जो एसआई यूनिट है वो है जूल, और इसको कैपिटल में से लिखा जाता है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो है ईआरजी यानी कि आर्क। ये दो यूनिट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हम आपको बताए हैं कि एनर्जी का ये यूनिट होता है, काइनेटिक एनर्जी का हो या पोटेंशियल एनर्जी का हो। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ये बड़े बॉडीज का, जैसे कोई बॉल है, कोई बस है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी को जूल में डिनोट किया जाता है। लेकिन कोई अगर बहुत स्मॉल पार्टिकल है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, वो जब मोशन में रहेगा तो उसका भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उसके काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अभी हम लोग उसी के बारे में देखने जा रहे हैं, उसी को देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of an electron is expressed in electron volt, which is denoted by E भी लिखा जाता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर वोल्ट। ये हम लोग यहाँ पर डिनोट इस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन किया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी चाहिए, मतलब कि वो जितना एनर्जी एक्वायर करेगा, ठीक है, किस लिए एक्वायर करेगा, पास करेगा, मतलब कि वो क्रॉस करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस जब उसको अप्लाई दिया जाएगा 1 वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं तो जितना एनर्जी वो एक्वायर करता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए हम उसको लिख लेते हैं। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी एक्वायर होता है when it passes, जब ये पास करता है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, passes through a potential difference of 1 वोल्ट। जो जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से पास करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 to the power -19 into 1 वोल्ट। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 10 to the power 19 और 1 वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कूलम में, उसका यूनिट ऐसा यूनिट कूलम होता है। चल देंगे 1.6 10 to the power -19 into 1 वोल्ट। अब इसको जो यहाँ है E, उसका 1.6 मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसको लिखते हैं हम लोग वेयर E बराबर 1.6 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कूलम और वोल्ट को, तो ये आ जाएगा जूल में। तो हम लोग लिखते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 to the power -19 जूल। ये यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, 1 सी भी लिख सकते हैं। सी यानी कि कूलम, इसका चार्ज कैसा यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट है, वोल्ट। 1 सी भी 1.6 × 10 to the power -19 जूल। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में जो डिस्कशन करना था वो अभी हम कर लेते हैं।
पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। देखते हैं डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसमें अलग अलग हम लोग जानते हैं 3 तरह के वर्क होते हैं, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ये टाइप्स ऑफ वर्क हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब इसको हम लोग रिलेट करने जा रहे हैं किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग द वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और तो उस वस्तु में किया गया कार्य बराबर होगा वस्तु में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वस्तु में जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होता है उसके बराबर होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, वी नो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है W बराबर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कंडीशन हमारा है जीरो वर्क से। तो जीरो वर्क के बारे में लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। पहला वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो। आप सोचिए ये हमारा कंडीशन दिया गया है, कब ये वर्क का वैल्यू जीरो आएगा, जब उस वस्तु के स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। लिखेंगे इफ देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और बॉडी बोला जा सकता है, और ए बॉडी, और यहां पर पुट कीजिएगा वैल्यू। इसका कहने का मतलब है हम लोग को जानते हैं हियर u बराबर v पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए पुट करने से क्या आता है, w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बच जाएगा w इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि वर्क डन जो आ गया हमारा जीरो आ गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं कि किस कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है। तो एग्जांपल हम लिखेंगे जब एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, याद रखिएगा हम बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके स्पीड में जब कोई चेंजेस नहीं होगा तो वर्क डन वहां पर कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पर वर्क डन हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग एग्जांपल में। Example, when a particle moves in a circular path with constant speed, when a particle moves यानी कि घूमता है कहां पर, सर्कुलर पाथ में। देखिए एग्जांपल है, उसमें लिखते हैं इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, देन देयर इज नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है इसमें पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में, क्या कि उसका जो स्पीड है वो सेम है यानी u बराबर ही है। तो लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में जब कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंड हेंस अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन उस बॉडी का हो जाएगा जीरो। तो ये हम लोगों ने पहला केस कंप्लीट कर लिया कि जीरो वर्क डन कब होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा नेगेटिव वर्क। अब आप सोचिए कंडीशन हम आपको बताए हैं कि W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो इस कब हम लोग वर्क डन को नेगेटिव पाएंगे, नेगेटिव हम लोग उस समय पाएंगे जब इनिशियल स्पीड ज़्यादा हो और फाइनल स्पीड धीरे धीरे कम होता जाए। तो u का वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा और v का वैल्यू कम हो जाएगा, उस केस में वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। देख लेते हैं उसको भी हम लोग। देखते हैं हम लोग उसका दूसरा नंबर v, वर्क डन बाय ए फोर्स
वर्क डन बाय ए फोर्स इज नेगेटिव कब? इफ देयर इज डिक्रीज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल, इफ देयर इज डिक्रीज in the speed of particle of or body और ठीक है, हम लोग का पहले फॉर्मूला को लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में। वी नो, हम लोग जानते हैं W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर। बट इस केस में क्या है, आप जानते हैं कि हमारा v का वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, इसको लिख सकते हैं हाफ m कॉमन निकाल लीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखते हैं, बट हियर v इज लेस देन u। देखिए v का वैल्यू u से कम हो गया, ये कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है सो वर्क बराबर हो जाएगा नेगेटिव। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर छोड़ते हैं, भेजते हैं, तो धीरे धीरे उस बॉडी का जो स्पीड है, वेलोसिटी ऊपर जाने के कारण अगेंस्ट ग्रेविटी कम होता जाता है। तो जब वेलोसिटी कम होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ही साथ डिक्रीज होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो हो जाएगा नेगेटिव। लिख लेते हैं, व्हेन ए पार्टिकल इज projected in upward direction कहाँ भेजा जा रहा है इसको? अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। तो उस समय वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। अब जैसे बॉडी ऊपर जाता जाएगा, वेलोसिटी कम होता जाएगा और उसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि वो ऊपर जाने के कारण इन दिस केस पार्टिकल मूव्स अपवर्ड, इन दिस केस पार्टिकल मूव्स अपवर्ड्स, सो इट्स so its speed decreases। तो स्पीड डिक्रीज करेगा तो साथ ही साथ इसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो डिक्रीजेस। पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी साथ ही साथ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया। जब हम लोग बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर भेज रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर भेज रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप याद रखिए हमेशा नीचे की ओर काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे ये पेन है, इस पेन को हम ऊपर फेंकते हैं तो जब ये ऊपर जाता है उस क्रम में इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है, स्पीड कम होता जाता है। तो जब स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में कम होगा। कहने का मतलब इसका इनिशियल स्पीड ज़्यादा था और फाइनल स्पीड कम था, तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार। ये हमारा पार्ट बी यानी दूसरा वर्क समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव के लिए जस्ट हम लोग इसके अपोजिट केस को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर छोड़ा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब पॉजिटिव वर्क में हम लोग क्या देखेंगे, एक बॉडी को जैसे ये पेन है, इसको हम लोग ऐसे पकड़े हैं और इसको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पकड़े हैं, अभी इसका जो पोजीशन रेस्ट में है, छोड़ देंगे तो मोशन में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में इसका वेलोसिटी कम है लेकिन स्पीड कम है, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा कंडीशन हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कम हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तब उस केस में वर्क जो आएगा पॉजिटिव आएगा। चलिए उसको हम लिख देते हैं। सी नंबर में वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव।
फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा इफ देयर इज इंक्रीज, इफ देयर इज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ बॉडी और पार्टिकल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। हम लोग जानते हैं वी नो वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हियर आप जानते हैं, कॉमन ले लीजिए चलिए, बट इन दिस केस v इज ग्रेटर देन u, हियर v इज ग्रेटर देन u, सो वर्क जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो ये बड़ा क्वांटिटी हो गया, ये छोटा क्वांटिटी हो गया। तो जब हम बड़े क्वांटिटी में से छोटे क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हरदम हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जबकि इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि v का वैल्यू कम था, u का वैल्यू ज़्यादा था। तो देखिए, अगर हम कम में से ज़्यादा चीज़ को घटाएंगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, अर्थात नेगेटिव में ही आएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, वही एग्जाम्पल होगा जो अभी हम लोग नेगेटिव वर्क में लिखे थे, उसी को हम लोग पॉजिटिव वर्क के रूप में लिखेंगे जब पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है। When a particle is dropped from a certain height, एक निश्चित ऊंचाई से जब हम लोग बॉडी या पार्टिकल को गिराते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उस समय when work done by gravitational force is पॉजिटिव वर्क होगा। इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल डाउनवर्ड्स मूव करता है, इस केस में एज द पार्टिकल मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिखते हैं एज द पार्टिकल मूव्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन then its speed increases, उसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा, hence its kinetic energy also increases, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला गया। तो यह हमें क्या दर्शाता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। दिस shows that work done by gravitational force is positive। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम पर, कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कब बॉडी के जो बॉडी में जो फोर्स लगता है उसके कारण कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा और कब वर्क डन जीरो होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।